नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ गौरवी झूले। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री करेंगे दुबई का दौरा। दुबई और आबू धाबी में उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। समिट के लिए देंगे निवेशकों को निमंत्रण। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए गठित हुआ विशेष प्रकोष्ठ। लंदन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा। शासन के लिए अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी। नाराज पितरों को खुश करने का आज अंतिम मौका। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा पहुंचे हरिद्वार। नारायणेश्वरा मंदिर में पितरों के लिए की पूजा अर्चना। बद्री विशाल के धाम में पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री। लगभग 15 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री कर चुके हैं दर्शन। वहीं ठंडक की दस्तक शुरू। उत्तराखंड में एक बार फिर करवट लेने वाला है मौसम। 15 से 18 अक्टूबर को मैदानी जिलों में हल्की बारिश और होगी बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए ब्रिटेन दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री दुबई दौरे पर जाने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ करार भी करेंगे। इससे पहले ब्रिटेन दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12,500 करोड़ रुपए के अलग अलग निवेश के लिए अलग अलग कंपनियों के साथ MOU साइन किए थे, जबकि दिल्ली में हुए इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री ने 7,000 करोड़ के निवेश करार किए थे। धीरे धीरे अब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है। और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। और हमारा यह भी प्राथमिकता है कि उन सभी को कहीं ना कहीं सरकार प्रोत्साहित करे और राज्य के अंदर जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं हम उनको देंगे। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रदेश सरकार ने एक प्रवासी सेल का गठन किया है, जो कि उनकी समस्याओं का त्वरित निदान करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों ब्रिटेन और बर्मिंघम दौरे से लौटने के बाद प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अलग से सेल बनाने की बात कही थी। सीएम ने कहा कि जो लोग उत्तराखंड से अन्य जगहों पर अन्य देशों में गए हैं, उन्होंने अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की है और उन्होंने बहुत काम किया है और एक स्थान प्राप्त किया है। वो हमारे उत्तराखंड, अपनी जन्मभूमि में, अपने पितरों की भूमि में आना चाहते हैं और फिर से काम करना चाहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा ना हो, इसलिए सीधे वो हमारे साथ कनेक्ट हो पाए, उनके लिए अप्रवासी सेल का गठन किया गया है। प्रवासी भारतीयों के लिए, चूँकि पूरी दुनिया के अंदर हमारे उत्तराखंड से गए हुए भाई बहन विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। अपने परिश्रम से, मेहनत से उन्होंने बहुत काम किया है, अपना नाम भी बनाया है, एक स्थान प्राप्त किया है। वो हमारे उत्तराखंड फिर से आना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि में, अपने पितरों की भूमि में फिर से काम करना चाहते हैं। तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, आसानी से वो हमसे कनेक्ट हो पाएँ। राज्य के लिए जो योगदान देना चाहते हैं, अपने मूल स्थान के लिए योगदान करना चाहते हैं, राज्य में अनेकों क्षेत्रों में वो अपना काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए अप्रवासी ये सेल हमने गठित किया है, जो सबसे साथ समन्वय करके उनकी कोई भी परेशानी हो या किसी प्रकार का वो काम करना चाहते हैं तो उसमें सहयोग प्रदान। हाल ही में उत्तराखंड की एक दिवसीय कुमाऊं दौरे से लौटे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश और जागेश्वर धाम यात्रा उनके जीवन की ऐतिहासिक यात्राओं में शामिल हो गई है। ये बात देश के प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं अपने आधिकारिक एक्स हैंडल में साझा की है।
पीएम मोदी ने आदि कैलाश और जागेश्वर धाम यात्रा से मंत्रमुग्ध होते हुए लिखा कि यदि कोई मुझसे पूछे यदि आपको उत्तराखंड में एक जगह अवश्य देखनी चाहिए तो वो कौन सी जगह होगी, तो मैं कहूंगा कि आपको राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर अवश्य देखने चाहिए। प्राकृतिक सुंदरता और दिव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। आजकल मुख्यमंत्री का जिला चंपावत शिक्षा अधिकारी विहीन चल रहा है, जिस वजह से जिले की शिक्षा व्यवस्था चरमराने लगी है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन चंपावत ने संगठन जिला अध्यक्ष रमेश देव के नेतृत्व में डीएम चंपावत नवनीत पांडे से मुलाकात की और शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग में वर्तमान समय में मुख्य शिक्षा अधिकारी सहित अन्य शिक्षा अधिकारियों के 11 रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग की। उन्होंने कहा कि डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। मीडिया को जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष रमेश देव ने कहा कि चंपावत मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ मुख्य शिक्षा अधिकारी सहित 11 शिक्षा अधिकारियों के पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं, जिसका असर सीधा जिले की शिक्षा व्यवस्था में पड़ रहा है। लेकिन इस जनपद का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में शिक्षा अधिकारियों के 13 पदों में से मात्र 2 खंड शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई गुणवत्ता के साथ साथ कहीं न कहीं समाज के अंदर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद भी इस कदर अधिकारियों की कमी कहीं न कहीं क्षेत्र के लिए नुकसानदायक है। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने भगवान श्री बद्री के दर्शन करने के बाद केदारनाथ के लिए रवाना हुए। उनके साथ पारिवारिक जन और सेना के अधिकारी भी दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। एयर चीफ मार्शल बद्रीनाथ आर्मी हेलीपैड से श्री बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी उपाध्यक्ष किशोर सिंह पवार ने एयर चीफ मार्शल की अगुवानी की। एयर चीफ मार्शल ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और वेद पाठ पूजा में शामिल हुए। रावल ईश्वर प्रसाद नबूद्री और धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपियाल सहित वेद पाठी रविंद्र भट्ट ने पूजा संपन्न करवाई। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल ने देश की खुशहाली की कामना की। मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पवार ने भगवान बद्री विशाल का प्रसाद अंगवस्त्र भेंट किया। डोईवाला के फतेहपुर माजरी में रह रहे वन गुज्जरों के पालतू जानवर दूषित पानी पीने से जहां बीमार हो रहे हैं, तो वहीं एक पशु की मौत भी हो चुकी है। वनों में रहकर पशुओं के सहारे आजीविका चलाने वाले वन गुज्जर तोगिब ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। उसने कहा कि नहर का पानी ओवरफ्लो होने की वजह से खाली पड़े प्लॉट में जमा हो गया, जिसकी वजह से ये पानी बेहद गंदा है और स्टोन क्रेशर प्लॉट से पानी रिसकर उसके डेरों के आसपास जमा हो रहा है, जिसकी वजह से पशुओं में बीमारी फैल रही है और पशु बीमार होकर मर रहे हैं। पशु मरने और एक के बाद एक बीमार होने से वन गुज्जर को आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए अब गुज्जर के परिवार में शासन प्रशासन से मदद मांगी है। सर ये गाय जो थी तो उनकी खाई में खरीदी हुई थी, खाई में से हम यहाँ लाए तो फिर उन्होंने गंदा पानी पिया। अब इसकी जो तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी कैल्शियम बहुत डाउन है, इसका टेम्परेचर बहुत डाउन है, इसका इतना बहुत मुश्किल है। एक वैसे हमारी इसी स्थिति में मर गई है, उससे आप जाके देख सकते हैं, कोई ऐसी वो नहीं। लेकिन हम 10 दफ़ा हमने जाके कह दिया, इनके क्रेशर पे सबको कह दिया, लेकिन कहाँ से आ रहा पानी है? जी कहाँ से आया पानी है? ये इनके खेत से आ रहा पानी, और जहाँ गाय हमारी फंसी थी वो इनके क्रेशर से है। तो आपने बताया आए थे वो लोग देखने? अभी आए थोड़ी बहुत देर में, वो कह रहे हमने बिल्ला भाई को तुमने फ़ोन कर दिया, वो हमारे से ढंग की बात नहीं कर रहे। मगर हम तो अपनी वही करवा सकते हैं। हमारे पानी पी के ये गंदा, एक भैंस गाय बंदी 10 महीने से 8 दिन कम थे बयाने को, वो कल मर गई। इसी मारे हमने नीचे ले गए भैंसों के साथ, वो उधर पड़ी है। उसकी हमने फ़ोटो फाटो तो कुछ नहीं ला रखी, फ़ोटो मंगवाना चाहता हूँ अभी ले आ जाते हैं। इसी बहाने से ये गाय दिक्कत में परेशानी में है। पानी में
छोटे छोटे लोहार को वो भी घुस गए, वो भी पानी पी रहे, वो भी दिक्कत कर रहे। हमें तो बहुत परेशानी आ रही है। देहरादून में वाइब्रेट विलेज के सौंदर्यीकरण के लिए 51 गांवों को 3 जिलों में और 5 ब्लॉकों में चयनित किया गया है। इन सभी वाइब्रेट विलेज के विकास के लिए 758 करोड़ के प्रोजेक्ट तीनों जनपदों में बन चुके हैं। ये सभी प्रोजेक्ट स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी के पास गए हैं, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स को ड्रॉप भी किया गया है। ग्राम विकास अपर सचिव ने आगे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के द्वारा 1 सप्ताह का समय सभी जिलाधिकारी को दिया गया है, ताकि वो समय से लोग अपनी स्क्रीनिंग पूरी कर ले। स्क्रीनिंग करने के बाद इसे मुख्य सचिव को भेजा जाएगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में 51 गाँवों का चिन्हीकरण किया गया है 3 जनपदों में और 5 ब्लॉक में। तो इन 51 गाँवों का वाइब्रेंट विलेज का एक्शन प्लान बनने की बात हुई थी, जिसमें अभी लगभग हमें ज़िलों से जो एक्शन प्लान्स बने हैं वो 758 करोड़ के बने हैं। 758 करोड़ के प्लान अभी स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी में गए हैं, जिसमें कुछ योजनाएं ड्रॉप की गई हैं, कुछ योजनाओं को ऐड किया गया है। और ये 758 करोड़ कन्वर्जेंस है, मतलब 758 करोड़ में लगभग कुछ 115 करोड़ का जो प्लान है वो हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से आया जाएगा और उसके बाद स्टेट सेक्टर से लगभग 53 करोड़ लिया जाएगा। चंपावत जिले के वंचित राज्य आंदोलनकारियों ने बैठक कर सरकार से राज्य निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों को जल्द ही राज्य आंदोलनकारी का दर्जा देने की मांग उठाई। लोहाघाट के रामलीला मैदान में खीन सिंह पाटनी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में वंचित राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से जल्द वंचित राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की मांग की। बैठक में निर्णय लिया गया जल्द ही वंचित राज्य आंदोलनकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी और डीएम चंपावत से मुलाकात कर राज्य आंदोलनकारी घोषित करने की मांग रखेंगे। आंदोलन के दौरान सक्रिय रूप से भागीदारी करने वाले आज जनपद चंपावत में कम से कम सैकड़ों राज्य आंदोलनकारी वंचित रह गए। लोगों ने पूरे उससे समय समय पर जब भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी की लड़ाई लड़ी गई, धरना प्रदर्शन कार्यक्रम ऐतिहासिक जुलूसों में सक्रिय रूप से भागीदारी की गई और उसके बाद जनपद चंपावत के हर क्षेत्र में लोगों ने सक्रिय रूप से भागीदारी की, जिसमें जनपद चंपावत के कम से कम 550 उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी थे और उस समय से मात्र 213 चिन्हित राज्य आंदोलनकारी रह गए और 279 राज्य आंदोलनकारियों को सलाहकार समिति के माध्यम से शासन को जो कहते सूची भेजी गई है। हमें पूरी उम्मीद और अपेक्षा है कि सरकार ने अभी 10 जुलाई 2023 को वंचित राज्य आंदोलनकारियों के लिए त्वरित कार्रवाई करने के आदेश पारित किए गए हैं और जो लंबित राज्य आंदोलनकारी हैं 279, जिनको सलाहकार समिति के माध्यम से सलाहकार समिति के अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी जी होते हैं और उसके बाद उनके माध्यम से शासन को जो है सूची भेजी गई है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो वंचित राज्य आंदोलनकारी है उनको शीघ्र जो है राज्य आंदोलनकारी घोषित किया जाएगा। जो संघर्ष हमारे युवाओं ने उस दौर में किया था, आज उस अधिकार से और उन्हें भावनाओं से आहत है। हम उस आहत को पुनर्जीवित कर आंदोलनकारी के हक को दिलाने के लिए जो हमने संघर्ष किया है, इसको मंजिल तक पहुंचाएंगे, यह हमारा प्रयास है। और इसी के साथ अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। डोईवाला में गन्ना समिति परिसर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक दिवसीय राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रदेश के तमाम ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों के साथ किसान यूनियन और मजदूर संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने शिरकत की। सम्मेलन में जुटे हुए तमाम यूनियन से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य की सरकार आमजन के साथ किसान और मजदूर विरोधी है। आज सरकार हर सरकारी संस्थान का निजीकरण कर कुछ व्यापारियों को
लाभ पहुंचा रही है, जबकि सरकारी नौकरियों को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिससे किसान और मजदूर संगठन के साथ देश की ट्रेड यूनियन सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देहरादून में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। 24 अगस्त को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियनों की एक कन्वेंशन के दौरान एक प्रस्ताव पास हुआ कि तमाम राज्यों की राजधानी में आगामी 26, 27, 28 को महापड़ाव होगा। जो किसानों की मांगे हैं, जो मजदूरों की मांगे हैं, उन सवाल को लेकर के और इस सरकार पर दबाव, मोदी सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि जो किसानों के खिलाफ जो काम हो रहा है, मजदूरों के खिलाफ जो काम हो रहा है, इस महापड़ाव को सफल करने के लिए ये आज ये कन्वेंशन, राज्य स्तरीय कन्वेंशन डोईवाला में हो रहा है। जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, इसमें राज्य स्तरीय आज सम्मेलन हो रहा है डोईवाला में, जो डोईवाला के संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही इसमें जो 26, 27 और 28 नवंबर को पूरे राज्य का देहरादून में धरना प्रदर्शन होना है, उसके लिए चर्चा होगी। उसकी रणनीति बनाने के लिए आज बैठक की गई है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा ना ही MSP की मांग हमारी पूरी हुई है, ना ही टहनी की इन्होंने जो राज्य मंत्री है उसको बर्खास्त किया है। किसानों के ऊपर जो मुकदमे लगे थे उसमें अभी तक माफ़ नहीं किए, कई लोग जेल में बंद हैं, उनको अभी तक बाहर नहीं किया गया। साथ ही बिजली जो नया कानून लाया है उसके खिलाफ, और जो निजीकरण कर रहे हैं और जो हमारे क्षेत्र की समस्या है उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे 3 दिन का। अब पूरे राजधानी का घेराव होगा, इसी के तहत रणनीति बनाई जा रही है। लोहाघाट पुलिस ने 12.10 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तस्कर विजय राय निवासी रायनगर चौड़ी का है। एसओ खत्री ने बताया कि अभियुक्त के पास से स्मैक बेचे हुए 5,500 रुपए और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। एसओ ने बताया कि अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी हासिल की जा रही है। यहाँ पे लोहाघाट में जो है स्मैक को बेचने को लेकर, स्मैक की जो नशे को लेकर जो है हमारे द्वारा अभियान चलाया जा रहा है पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावती और इसके पालन में। और इसी अभियान के अंतर्गत जो है ANTF, SOG और थाना लोहाघाट की टीम द्वारा जो एक स्थानीय युवक है जो यहाँ पे, जिसके बारे में सूचना मिली थी कि काफी समय से यहाँ पे स्मैक बेच रहा है, इसका नाम है विजय राय। इसको गिरफ्तार किया गया और इसके पास से 12.10 ग्राम इसमें अवैध स्मैक जो है बरामद की गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 15, 16 और 17 अक्टूबर को मौसम का मिजाज बदलेगा। इन 3 दिनों में मैदानी जिलों में हल्की बारिश तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होगी। विक्रम सिंह ने बताया कि 3,500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं कहीं पर तेज हवाएं चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जारी की है और येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में 3,500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 14 तारीख अक्टूबर की है, तो आज तो मौसम साफ रहने वाला है प्रदेश में। लेकिन कल 15 तारीख से देखेंगे अक्टूबर की, तो जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, उसकी वजह से 15, 16, 17 में मौसम की कुछ गतिविधियां उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो 15 को अगर बात करें तो रात शाम से जो है हल्की बारिश और हायर रीचेज में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसी तरह 16 को बात करें तो हल्की से मध्यम तक जो बारिश और बर्फबारी वो 16 को भी अनेक जगहों तक में देखने को मिलेगी और 17 में जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने पितृपक्ष के अंतिम दिन शनिवार को हरिद्वार के नारायण शिला मंदिर में पितरों के लिए पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद असम के सीएम हेमंत ने कहा कि वे हर बार नारायण शिला मंदिर जाने की कोशिश करते हैं और इस बार भी वे आए हैं। उन्होंने वहां पूजा की। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में अपने पितरों को श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिलता है, साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। वहीं आपको बता दें, इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर को शुरू हुआ था और शनिवार 14 अक्टूबर को संपन्न हो रहा है। अमावस्या का दिन नारायण शिला मंदिर आने का कोशिश करता हूँ। इस बार भी आया
अपना पितरों के लिए पूजा अर्चन श्राद्ध किया और मन को बहुत ही पवित्र महसूस हुआ। देहरादून में साल 2018 में शहर स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा बना और आज लगभग 5 साल पूरे होने के बावजूद भी देहरादून स्मार्ट सिटी की सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। शहर की वे मुख्य सड़कें भी गड्ढों की बीमारियों से ग्रसित है, जिसके ऊपर से विभागों के आला अधिकारी भी गुजरते हैं। इसी बीच अब देहरादून नगर अपना नया अभियान शुरू करने जा रहा है। देहरादून की जनता को अब सड़कों की गड्ढों से मुक्ति देने के लिए अब देहरादून नगर निगम सड़कों की सुधारीकरण के लिए काम करेगा। वहीं देहरादून के मेयर सुनील गामा ने कहा कि देहरादून नगर निगम अपने 100 वार्डों में सड़कों का गड्ढा मुक्त अभियान चलाएगा। सड़कों के पैच वर्क के लिए 5 करोड़ का टेंडर भी जारी किया गया है, जिसके तहत 5 लाख रुपए से प्रत्येक वार्ड में काम शुरू किया जाएगा। हमारे जो 100 वार्ड है, अधिकतर जगह जो है कुछ गड्ढे हैं, कुछ कहीं सड़क थोड़ी बहुत उखड़ गई है। तो इसके लिए जो गड्ढा मुक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट हमारी हो रही है, उससे पहले देहरादून की सारी सड़कें जो है चुस्त दुरुस्त हो रही हैं। उसी क्रम में जो है हमने भी जो हमारे 100 वार्ड हैं, जो गली मोहल्लों की सड़कें हैं, वहाँ भी हमने जो है 5-5 लाख रुपए जो है प्रत्येक वार्ड के लिए एक व्यवस्था करी है। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजा हरुहित मंदिर गुर्जू कोट के सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन उद्घाटन सल्ट विधायक महेश जीना ने किया। लगभग 90 लाख रुपए की लागत से कुमाऊं मंडल विकास निगम की देखरेख में कार्य किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने सल्ट विधायक महेश जीना का पुष्पमाला से स्वागत अभिनंदन किया। विभाग ने बताया कि मंदिर परिसर में सत्संग भवन, किचन, व्यू पॉइंट, शौचालय निर्माण, बाउंड्री वाल, रास्ते का कार्य, भोजन प्रांगण, विद्युत कार्य, सीढ़ियां और मुख्य गेट आदि का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक ने विधिवत पूजा अर्चना की और न्याय और सत्य के प्रतीक राजा हरुहित जी के दर्शन भी किए। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।